हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सी-टेट के ईवीएस के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 10 वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो जितने भी बनाए गए हैं इसमें पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन नोट्स बनाया गया है। और आज जो 11वां लेक्चर है तो इसमें सी-टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि इसमें जो एनसीईआरटी का क्लास 3rd का जो बुक है ये आप लोग जानते होंगे कि ये चेंज हो गया है, और जो नवीन पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर ये जो सी-टेट का ईवीएस का आज का लेक्चर है उसको बनाया गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कुंभ मेले के बारे में, कि कुंभ मेले की क्या विशेषताएं होती है और कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। तो देखिए, इसमें दिया है कि कुंभ मेला जो होता है, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। जो कुंभ मेला होता है ये विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। और यह कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है, तो यह गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे पर होने वाला एक मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। तो ये जो मेला है कुंभ मेला, ये गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, जैसे कि ये शहर है कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है, इस नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है, और जो यमुना और गंगा का संगम है वहाँ पे प्रयागराज बसा हुआ है, और नासिक जो है यहाँ पे नासिक गोदावरी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, और उज्जैन क्षिप्रा नदियों के किनारे पे बसा हुआ है। तो इन नदियों पे जो ये शहर बसे हुए हैं, तो इन्हीं नदियों पे ये जो मेला होता है कुंभ मेला, ये 12 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। तो कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगाया जाता है, तो कुंभ मेला जो है ये 12 वर्षों में एक बार लगता है, और भारत में ये 4 स्थानों पे लगता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। तो ये विश्व का सबसे बहुत बड़ा पर्व होता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो मेला होता है ये 12 वर्षों में लगाया जाता है, और ये भारत में 4 जगहों पे लगाया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। अब हम लोग अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है ये कश्मीर के व्यंजन के बारे में दिया है। तो दिया है कि कश्मीर में गर्म चावल के साथ एक कश्मीरी व्यंजन, जिसको कि हाक कहा जाता है, यह एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी होती है, वह खाई जाती है। तो कश्मीर में गर्म चावल के साथ एक कश्मीरी व्यंजन हाक। हाक क्या होता है, तो हाक जो है ये एक हरी पत्तेदार सब्जी होती है, जिसको कि खाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाक एक जो व्यंजन है जो कि एक पत्तेदार सब्जी है, यह कहाँ पे खाई जाती है, तो यह कश्मीर में खाई जाती है, और ये गर्म चावल के साथ में खाई जाती है। अगला पॉइंट है कि कश्मीर में ट्यूलिप त्यौहार मनाया जाता है। तो ये जो ट्यूलिप फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये कश्मीर का त्यौहार है, यह कश्मीर में मनाया जाता है। अगला पॉइंट फिर विशु त्यौहार के बारे में है। विशु त्यौहार किसको कहा जाता है, तो इस त्यौहार में अमलतास के फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशु कनी बनाया जाता है। ये जो विशु त्यौहार है, तो इस त्यौहार में अमलतास के फूलों, सब्जियों और फलों का उपयोग करके विशु कनी बनाया जाता है। अगला पॉइंट फिर हिमालय के बारे में है कि हिमालय की स्थिति भारत के किस साइड में है। तो यहाँ पे है कि हिमालय भारत के उत्तर में है। जो हिमालय पर्वत है ये भारत के उत्तर दिशा में फैला हुआ है, और ये जो हिमालय पर्वत है ये बहुत ही विशाल जो पर्वत श्रृंखला है, ये बहुत ही विशाल पर्वत श्रृंखला है। और इस पर्वत श्रृंखला में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही है। और ये जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो ये कहाँ पे स्थित है, किस देश में है, तो ये नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर रहेगा। यहाँ पे 8,848 मीटर रहेगा। इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नेपाल में स्थित है। और ये किसकी चोटी है, तो ये हिमालय पर्वत की चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला पॉइंट फिर सरहुल त्यौहार के बारे में है कि सरहुल त्यौहार कहाँ का फेस्टिवल है। इसको हम लोग देखते हैं। सरहुल त्यौहार झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। जो सरहुल त्यौहार है तो ये कहाँ का त्यौहार है, तो ये झारखंड का त्यौहार है, और यह किस ऋतु में मनाया जाता है, तो ये बसंत ऋतु में मनाया जाता है। अब देखिए, ये बुक में दिया गया था, जो सरहुल त्यौहार है ये बसंत ऋतु का त्यौहार है।
सरहुल त्यौहार को झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। जो सरहुल त्यौहार है इसको झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और साल, जिसको कि सखुआ कहते हैं, के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। वे साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर के जाते हैं। धरती और सूर्य को आदर व सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। वे ढोल, नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते, नाचते गाते हुए सरहुल मनाते हैं। तो ये जो सरहुल त्यौहार है ये कहाँ का त्यौहार है? तो ये झारखंड का त्यौहार है। और जो इसमें इस त्यौहार को किस तरह से मनाया जाता है, तो लोग इसमें अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। और इसमें किस पेड़ तक जुलूस निकाला जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इस सरहुल त्यौहार में साल, जिसको कि सखुआ का वृक्ष भी कहते हैं, इस पेड़ तक जुलूस निकाला जाता है। और फिर इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें धरती और सूर्य को आदर के समान भेंट चढ़ाते हैं, मतलब धरती और सूर्य को ही इसमें पूजा जाता है। और जब यह त्यौहार मनाया जाता है तो इसमें ढोल, नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते हुए नाच गा करके वहाँ के लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि ये जो सखुआ का पेड़ है यहीं तक लोग जुलूस निकालते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए अपने पारंपरिक पोशाकों को पहन करके ये त्यौहार को मनाते हैं। अगला पॉइंट है फिर जामुन के पेड़ के बारे में थोड़ा सा दिया है। जो जामुन का पेड़ होता है, जामुन के पेड़ की पत्तियां थोड़ी मोटी तथा चमकदार होती हैं। जो जामुन के पेड़ की पत्तियां होती हैं तो ये कैसी होती हैं? तो ये थोड़ी सी मोटी और चमकदार होती हैं और इसके फूल छोटे छोटे तथा सफ़ेद कलर के होते हैं। ये जामुन के पेड़ होते हैं तो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो बहुत मोटी और थोड़ी सी मोटी और चमकदार होती हैं और इसके फूल छोटे तथा सफ़ेद रंग के होते हैं। अगला पॉइंट फिर झाड़ियों के बारे में है कि झाड़ियाँ किसको कहा जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर पढ़ लें कि झाड़ियाँ किसको कहा जाता है। तो देखिए झाड़ियों के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं। जैसे कि जो झाड़ियाँ होती हैं वो झाड़ियाँ मध्यम आकार के वे पौधे होते हैं जिनमें कि कई तने होते हैं। जो झाड़ियाँ होती हैं ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं जिनमें कि कई तने होते हैं और इनकी शाखाएं धरती के आसपास ही फैली होती हैं। तो जो झाड़ियाँ होती हैं ये किसको कहा जाता है? तो ये जो झाड़ियाँ होती हैं इनकी ऊंचाई होती है ये बहुत ही कम होती है और इनके तने में कई शाखाएं निकली होती हैं और ये शाखाएं धरती के पास ही फैली होती हैं, मतलब इनकी ऊंचाई बहुत ही कम होती है। जैसे कि उदाहरण में दिया है ना कि गुड़हल का पेड़ हो गया, गुड़हल, गुलाब, तुलसी और मीठा नीम, जिसको कि करी पत्ता बोला जाता है। तो ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं तो ये इनको झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो गुलाब का पौधा होता है, तुलसी का पौधा, नीम का पौधा और गुड़हल का पौधा, तो इनको झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि जो इनका जो तना होता है, इनके तनों से जब ये पौधे छोटे छोटे होते हैं तभी इनके तनों से बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। और झाड़ियों की यही विशेषता होती है कि जो झाड़ियाँ होती हैं मध्यम आकार की होती हैं और इसके तनों से कई शाखाएं निकलती है जो कि धरती के आसपास ही फैली होती हैं। ये जो इनके तने निकले होते हैं तो ये नीचे ही बहुत सारे तने निकले होते हैं जो कि लगभग धरती से सटे ही होते हैं, तो इसलिए इनको झाड़ियों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला पॉइंट फिर कुछ दालों के बारे में दिया है कि जो दालें होती हैं ये दालें भी झाड़ियों के अंतर्गत ही रखी जाती हैं। इसमें है कि जो दालें हैं हम खाते हैं, जैसे कि अरहर हो गया, मसूर, मूंग, उड़द, इन सभी में भी झाड़ियों के ही बीज होते हैं। तो जो दालें हम खाते हैं जैसे कि अरहर, मूंग, मसूर और उड़द, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो दालें होती हैं ये भी झाड़ियों के ही एक प्रकार होते हैं। जैसा कि इसमें भी ये पौधे भी छोटे छोटे ही होते हैं, जैसे कि अरहर का पौधा हो गया, मसूर का पौधा हो गया और ये मूंग का पौधा हो गया और फिर ये उड़द का पौधा हो गया। तो ये जो पौधे होते हैं ये भी छोटे छोटे ही होते हैं और इन छोटे छोटे पौधों के तनों में ही बहुत सारी शाखाएं निकली होती हैं। जैसे कि जो ये सब पौधे दिख रहे हैं ये ज़मीन से बहुत थोड़ी ही ऊंचाई पर गए हैं और इनमें बहुत सारी शाखाएं निकली हैं, तो इसलिए इनको भी झाड़ियों की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि जो दालें होती हैं, जो दालें की जितनी प्रकारें दी गई हैं तो इनको झाड़ियों की श्रेणी में रखा जाता है। अगला पॉइंट फिर जड़ी बूटियों के बारे में है कि जड़ी बूटी किसको कहा जाता है। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जड़ी बूटियाँ बहुत ही छोटे पौधे होते हैं और इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और ये कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। घास भी जड़ी बूटी का ही एक प्रकार है।
जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ये बहुत ही छोटे पौधे होते हैं और इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं। जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और ये कभी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते, ये हमेशा मुलायम ही रहते हैं। जैसे कि जो घास है, यह भी एक जड़ी बूटी का ही प्रकार है, क्योंकि इसके तने भी बहुत ही मुलायम होते हैं और ये छोटे-छोटे ही होते हैं, तो इसलिए इनको जो घास होता है, इसको भी जड़ी बूटी का ही एक प्रकार माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है कुछ जड़ी बूटियों के बारे में कि इनको जड़ी बूटी कहा जाता है। जैसे कि पुदीना का पत्ता हो गया, पुदीना होता है तो इसको जड़ी बूटी ही कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसके जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही कोमल होते हैं। इसकी जो तने होते हैं ये भी बहुत ही कोमल होते हैं और ये जो टमाटर का पौधा है, ये टमाटर का पौधा भी जड़ी बूटी के अंतर्गत ही आता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग समझेंगे कि ये टमाटर का पौधा है तो ये इसको जड़ी बूटी में नहीं रखेंगे, ये सब्जी हो सकता है, लेकिन देखिए ये इसको जड़ी बूटी ही माना जाता है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि ये जो इसके पत्ते होते हैं ये भी बहुत ही कोमल होते हैं और जो इसके तने होते हैं ये भी लगभग कोमल ही होते हैं। तो टमाटर का जो पौधा होता है इसको भी जड़ी बूटी की श्रेणी में ही रखा जाता है। और फिर अगला है कि धनिया, जो धनिया पत्ती होती है इसको भी जड़ी बूटी ही माना जाता है। और सरसों का पौधा, ये जो सरसों का पत्ता दिख रहा है आपको, ये जितने भी पौधे यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसको जड़ी बूटी की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि पुदीना हो गया, टमाटर, धनिया और सरसों। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जितने भी पौधे हैं तो ये जड़ी बूटी के अंतर्गत रखे जाते हैं। यहाँ टमाटर को हमने अलग से लिखा है क्योंकि टमाटर में बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये जो टमाटर होता है ये जड़ी बूटी का ही एक प्रकार है। ये दूसरा पौधा नहीं है, दूसरे श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये जो टमाटर का पौधा है तो इसको जड़ी बूटी की श्रेणी में रखा जाएगा। और फिर अगला पॉइंट है अनाज घास के बारे में कि घास किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है कि अनाज का जो पौधा होता है ये भी एक घास का ही उदाहरण होता है। तो ये घास का उदाहरण क्यों होता है, तो घास किसको कहा जाता है, इसको हम लोग देखते हैं कि घास किसको कहा जाता है। जो घास होता है ये घास के पत्ते पतले और चपटे होते हैं। तो जो घास होता है, आप लोग देखे होंगे घास जो होता है उसके जो पत्ते होते हैं ये बहुत ही पतले और चपटे होते हैं और इनके तने खोखले होते हैं। तो जो घास होता है इसके जो पत्ते होते हैं ये पतले होते हैं और चपटे होते हैं तथा इसके जो तने होते हैं यह खोखले होते हैं। तो यह घास की विशेषता हो गई। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है कि किसको किसको घास कहा जाता है। जैसे कि जो अनाज के पौधे होते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि अनाज में बहुत ही छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो इनको भी घास की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि अनाज में कौन कौन से अनाज, तो चावल हो गया, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, रागी आदि जैसे अनाज जो होते हैं जो कि आप खाते हैं, तो ये बड़ी बड़ी घास के ही बीज होते हैं। तो ये जो अनाज के पौधे होते हैं जैसे कि धान हो गया, गेहूँ, बाजरा, रागी और ज्वार, तो इनको घास की श्रेणी में रखा जाता है। आगे फिर है कि गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है। बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो कि एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। तो आगे फिर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि गन्ने का पौधा है, तो गन्ने को आप लोग देखे होंगे कि ये बड़ा बड़ा सा हो जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये गन्ना का जो पौधा होता है ये बहुत ही बड़ा और ये लकड़ी की तरह दिख रहा है। तो इसको आप लोग लकड़ी मत समझिएगा, बल्कि ये भी एक घास का उदाहरण है। और जो बांस तो आप लोग देखे होंगे कि ये कड़ा भी होता है और ये लकड़ी जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इसको लकड़ी नहीं माना जाता है, बल्कि इसको एक घास की श्रेणी में रखा जाता है। तो आप लोग इसको एकदम विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि ये जो बांस और गन्ना होता है यह भी एक तरह की घास होती है। इसको लकड़ी की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बल्कि इसको एक घास की श्रेणी में रखा जाता है। आगे फिर जैसे कि दिया है कि बांस एक विशेष प्रकार की घास है जो कि एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। ये जो बांस का पौधा होता है तो यह एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। बांस को आप लोग जानते होंगे कि इसको हरा सोना भी कहा जाता है। अगला पॉइंट फिर लताओं तथा बेलों के बारे में दिया है कि लताएं और बेलें किसको कहा जाता है। तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जो लताएं और बेलें होती हैं
इसके तने पतले और लचीले होते हैं। तो जो लताएं और बेलें होती हैं तो इसके तने जो होते हैं ये पतले और लचीले होते हैं, मतलब कोमल होते हैं। और जो लताएं होती हैं अन्य पौधों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। जो लताएं होती हैं तो ये खुद से नहीं चढ़ती हैं बल्कि किसी अन्य पौधों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ती रहती हैं। जैसे कि आप लोग कुछ सब्जी जैसे लौकी हो गया, नेनुआ हो गया, तो ये सब ऐसे पौधे होते हैं जो कि अन्य पौधों का सहारा लेकर के चढ़ते हैं, तो इनको लताओं की श्रेणी में रखा जाता है। और फिर बेलें किसको कहा जाता है? तो बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर के चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। तो कुछ ऐसी भी लताएं होती हैं जो कि जिस पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ती हैं तो उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करती हैं। और बेलें किसको कहा जाता है? तो बेलें जो होती हैं वे ऊपर नहीं चढ़ती हैं बल्कि धरती पर ही बढ़ती रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल है कुछ लताओं के बारे में। लताओं के बारे में जैसे देखिए कि ये मनी प्लांट का पौधा है तो ये किसी अन्य पौधे का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ता है। और ये जो चमेली का पौधा होता है ये भी अपने से नहीं चढ़ता बल्कि किसी चीज़ का इसको सहारा लगा दिया जाता है तो यह उस पर चढ़ करके जो होता है ये बढ़ता है। और लौकी का जो भी पौधा होता है या लौकी का पौधा भी किसी चीज़ के ऊपर ही चढ़ता है, ऐसे यह नहीं चढ़ता है। तो ये जितने भी पौधे हैं तो ये लताएं के अंतर्गत इसको रखा जाता है क्योंकि ये ऊपर चढ़ करके ये अपना विकास करते हैं। और फिर बेलें किसको कहा जाता है? तो जो बेलें होती हैं ये ज़मीन पर ही मतलब दूर दूर तक फैलती हैं। तो जैसे कि तरबूज हो गया, तरबूज का पौधा जो होता है यह ज़मीन पर ही फैलता है तो इसलिए इसको बेल कहा जाता है। और फिर जो कद्दू का पौधा होता है ये भी ज़मीन पर ही फैलता है। तो जो जितने भी पौधे होते हैं जो कि ज़मीन पर फैलते हैं तो इसको बेल की श्रेणी में रखा जाता है। और जो किसी अन्य पौधे का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं तो उसको लताएं कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि सभी जो पत्तियां होती हैं सभी पत्तियों की गंध अलग अलग होती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पुदीना का पत्ती हो गया, धनिया का पत्ती हो गया, तो इन सभी पौधों की पत्तियां जो होती हैं यह इनकी गंध अलग अलग होती है। तो वहीं दिया है कि जो सभी पत्तियां होती हैं सभी पत्तियों की गंध अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जाम्पल धनिया पुदीना आदि पत्तियों की गंध अलग अलग होती है। अगला पॉइंट है कि गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। जो गन्ने का तना होता है तो इससे क्या बनाया जाता है? गन्ने के तने से गुड़ बनाया जाता है। और जो बांस होती है यह सबसे बड़ी घास होती है। मतलब जितनी भी घास होती है तो उन घासों में जो बांस होता है यह सबसे बड़ी घास होती है। और फिर अगला पॉइंट है कि मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। तो ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए हैं इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये जो रिफ्लेसिया का पौधा होता है, ये रिफ्लेसिया का जो फूल होता है यह सबसे बड़ा फूल होता है। यह विश्व का सबसे बड़ा भी फूल होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मिजोरम में पाया जाता है। और यह कितना बड़ा होता है? तो यह एक छाते के जितना बड़ा होता है। तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि जो बांस होता है यह सबसे बड़ी घास की ये जो बांस होता है यह सबसे बड़ी घास है। और जो रिफ्लेसिया है यह कहाँ पे पाया जाता है? तो ये मिजोरम में पाया जाता है और यह सबसे बड़ा फूल है। और यह फूल कितना बड़ा होता है? तो यह जो फूल होता है यह एक छाते के जितना बड़ा होता है। जितने भी पॉइंट्स थे ये पूरा NCERT जो क्लास 3 का बुक है उसी से लिया गया है जो कि नवीन पाठ्यक्रम पे आधारित है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सभी वीडियोस को पूरा देख लेते हैं तो आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी और आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।